बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का नाम है नया अज़म। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आबद ने मेरे कमरे में झांकते हुए मुझसे इजाज़त तलब की। मैं उस वक्त अगले हफ्ते में होने वाले सेमिनार के लिए अपनी तकरीर लिखने में मसरूफ़ था। ऐसे वक्त में किसी की मुदाखलत मेरे लिए खासी तकलीफ दह थी, मगर फिर भी मैंने आबिद को अंदर आने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो निहायत फर्माबरदार और ज़हीन तालिब इल्म रहा था। वो अंदर आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया और मैं दोबारा तकरीर लिखने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद मैंने सर उठाकर उससे आने का मकसद दरियाफ्त किया। आबद ने कहा, सर, काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात करने को दिल चाह रहा था। आज आपसे एक मशवरा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने पहले उसके अब्बू की खैरियत मालूम की, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो मुसलसल बीमार रहने लगे थे। आबद के वालिद सादिक साहब एक तवील अरसे तक पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम रहे थे। वो सीधे साधे और शरीफ इंसान थे। दफ्तरी चालबाजियों और चापलूसियों से कोसों दूर रहते थे, इसलिए रिटायरमेंट तक किसी बड़े ओहदे तक ना पहुंच सके। आबिद उनका इकलौता बेटा था। मुझे मालूम है कि गुज़िश्ता कई महीनों से बेकार है और मुलाजमत की तलाश में मारा फिर रहा है। हालांकि वालिद की पेंशन और रिटायरमेंट की रकम एक चलते हुए कारोबार में लगाने के बाद माकूल आमदनी की वजह से वो माली परेशानी का शिकार तो ना था, मगर अपने दोस्तों को सिफारिश की बदौलत आला ओहदों पर फायज देखकर वो उलझन का शिकार हो जाता था। मैंने कुर्सी की पुश्त से कमर टिकाते हुए उससे पूछा, हाँ, अब कहो, क्या कहना चाहते हो? काफी कोशिश के बाद एक मुलाजमत की उम्मीद हुई। आपसे उस सिलसिले में मशवरा करना चाहता हूँ, आबिद ने कहा। मैंने खुशी का इजहार किया। मुबारक हो। आबिद ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, पुलिस के महकमे में है और SI का ओहदा है। भाई, ये तो और भी अच्छी बात है। महकमा पुलिस को तुम जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की अशद ज़रूरत है। मगर एक मसला है, आबिद ने डरते डरते कहा। मैंने जल्दी से पूछा, वो क्या? ये मुलाजमत बगैर सिफारिश के मिल रही है, मगर हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत? मैंने हैरत से उसे देखा। आबिद बोला, रिश्वत के बगैर ये नौकरी नहीं मिल सकती। तो मैंने बोला, बेटा, तुम ये रकम किस तरह दोगे? आबिद ने कहा, अब्बू से मांगूंगा, मगर मैं ये रकम उन्हें जल्द लौटा दूंगा। मैंने हैरत से पूछा, मगर रकम इतनी जल्दी कैसे लौटाओगे? आबिद कुछ कहते कहते रुक गया। वो अपनी बात कहते हुए हिचकिचा रहा था और मैं उसे देखे जा रहा था। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने कहा, यानी तुम रिश्वत दी हुई रकम रिश्वत लेकर अदा करोगे? आबिद कुछ न बोला और खामोशी से सर झुकाए मेरी बात सुनता रहा। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। अफसोस और तशवीश की एक लहर मेरे अंदर उभरी, मगर मैंने खुद पर काबू रखा और उसे बड़े प्यार से मुखातिब करते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगा। आबिद ने फौरन कहा, जी सर, मुझे आपके दोस्त से मिलकर खुशी होगी। कुछ देर बाद मैं आबिद के साथ अपने दोस्त निजामी साहब के बंगले में दाखिल हो रहा था। चौकीदार मुझे जानता था, इसलिए उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। अब तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत कैसी है? मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए
निज़ामी साहब के बड़े बेटे शर्जील से पूछा। उसने बेजारी से जवाब दिया, वैसी ही है जैसे आपने पिछली बार देखी थी। शर्जील ने हमें मरीज के कमरे के सामने खड़ा कर दिया। हमें खुले हुए दरवाजे से कमरे के दरमियान में एक मरीज लेटा हुआ नजर आया। शर्जील हमें वहीं छोड़कर घर के अंदर चला गया। मैंने कहा, असल में मसला ये है कि मरीज से मिलने कमरे के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। आबिद ने हैरत से पूछा, वो क्यों सर? अब मैंने आबिद को वजाहत से बताया, ये शख्स मेरा बेहतरीन दोस्त है। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं कॉलेज में लेक्चरार हो गया और फिर शहर की अहम जामिया में चला गया। निज़ामी ने मुकाबले का इम्तिहान दिया और कामयाबी के बाद एक अफसर की हैसियत से मुल्क की इंतज़ामी मशीनरी का हिस्सा बन गया। अपनी मुलाजमत के दौरान इसने हलाल हराम में कोई तमीज़ बाकी न रखी और आज उसके पास ये शानदार बंगला और कई गाड़ियां हैं। मजीद ये कि मुख्तलिफ कारोबार में लगाया हुआ सरमाया हर महीने माकूल मुनाफा भी मिल जाता है, जिससे उसके घर वाले चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। आबिद ने हैरत से पूछा, मगर सर उन्हें हुआ क्या है? उनके पास तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं वही बताने जा रहा हूं। ये कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज में मुब्तला है और मर्ज इस कदर बिगड़ चुका है कि उनके जिस्म से बदबू आती है। घर वाले या कोई और उनके करीब बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी उनके पास नहीं है। एक मुलाजमा है जो नाक पर रुमाल रखकर वक्त पर दवा देती है और खाना खिलाती है। सफाई वगैरह का काम दूसरा मुलाजिम करता है। आबिद हैरत से कभी मुझे और कभी मरीज को देखने लगा। उसके बाद हम निज़ामी साहब के घर से निकल आए। मैं आबिद को उसके घर के करीब उतारने लगा तो उसने कहा, सर मैं समझ गया कि आप क्यों मुझे अपने दोस्त से मिलाने ले गए थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बात की तह तक पहुंच गए। निज़ामी साहब की हराम की कमाई पर सारा घर खुश है, मगर अब खुद उनके लिए दुनिया की हर नेमत हराम हो चुकी है। ये कैसी जिंदगी है? क्या तुम भी ऐसी जिंदगी का ख्वाब देख रहे हो? आबिद फौरन बोला, नहीं सर, मैं ईमानदार बाप का बेटा हूं, इसलिए रिश्वत देने और लेने से खुद को हमेशा दूर रखूंगा। मैं इस मुलाजमत के बजाय मजीद मेहनत के बाद खुद को अहल साबित करूंगा इंशाअल्लाह। और यही हमारी कहानी का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।